हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरिंग एजुकेशन के डेली हिंदू क्वेश्चन सीरीज में। आज हम 29 मार्च के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि हिंदू न्यूज़पेपर से जो भी आपके लिए खास हो सकते हैं। इसमें आपका करंट भी होगा, स्टैटिक्स भी होगी, और किसी भी अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का न्यूज़पेपर में मेंशन होता है तो हम उसका स्टैटिक पोर्शन देखेंगे, जैसे कि उसकी फाउंडेशन, हेडक्वार्टर, सारी चीजें। तो अगर आप एक लॉन्ग टाइम तक इस सेशन को फॉलो करते हो तो आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा, और बार बार रिवीजन से ये आप चीजें आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, अगर किसी भी चीज की आपको घटना पता हो तो उसका स्टैटिक याद करने में फिर मजा आता है, जल्दी याद हो जाता है। तो अभी क्या है कि अभी ना एक न्यूज आई थी कि भाई आप क्या हो सकता है, जो ई पीएफओ है, यानी कि जो आपके क्या कटता है, आपका पीएफ कटता है कंपनियों में, ठीक है। तो उसकी रेट को बढ़ाए जाने की बात हुई थी अभी। इसमें दो चीजें आई थी कि एक तो सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको हमने कल की क्लास में आई थिंक देख लिया था। सुकन्या समृद्धि योजना के बढ़ाने की भी रेट की बात चल रही थी, और अब इसकी भी बढ़ाने की बात चल रही है। तो प्रपोज कितना किया गया, 0.05 बढ़ा दिया जाए, यानी कि 8.10 है, 8.10 है, उसको 8.15 कर दिया जाए, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना कल हमने देखी थी जिसमें 7.6 है, तो उसके भी बढ़ाने की मांग चल रही है और इसके भी बढ़ाने की मांग चल रही है। दोनों चीजें आपने देखनी है, ठीक है। ये क्या होता है, जब कंपनियों में आपका फंड कटता है, ठीक है, जितना आप देते हो उतना ही फिर आपके पैसा जो जमा होता रहता है उस पर ये इतना इंटरेस्ट मिलता रहता है। नेक्स्ट है, हु इज यूनियन लॉ मिनिस्टर। तो भाई ये जो प्रपोज किया गया है कानून मंत्री को किया गया, तो हमारे कानून मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, ठीक है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो इस सेशन की खास बात यही है कि जैसे ये अभी किसको प्रपोज किया गया, कानून मंत्री को, साथ साथ में हमने कानून मंत्री भी देख लिया। अगर आप सोचो कि एग्जाम से एक दिन पहले मैं सारे मिनिस्ट्री याद कर लूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हमारे माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है, उससे बियॉन्ड ये नहीं जा सकता। तो इसलिए अगर आप डेली डेली एक एक मिनिस्ट्री याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो शरद पवार है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 10 जून 1999 को, ठीक है, 10 जून 1999 को ये आपकी बनी थी। फिलहाल ये एक नेशनल पार्टी है। अभी सीएचएसएल में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 4 ऑप्शन देके कि कौन सी नेशनल पार्टी है कौन सी नहीं है। और ये भी चीज ध्यान रखना है, अभी रिसेंटली आपकी क्या हुई थी, आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बनी थी, ठीक है। आम आदमी पार्टी क्या बनी थी, अभी आपकी एक नेशनल पार्टी बनी थी। और ये क्यों नेशनल पार्टी है, क्योंकि इसके पास 5 तो लोकसभा की सीट है, 4 राज्यसभा की सीट है, ठीक है। 4 राज्यसभा की सीट है और 5 लोकसभा की सीट है अभी एनसीपी के पास। शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर, शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर, ये इसके फाउंडिंग मेंबर माने जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य में फिलहाल ये ओपोजिशन पार्टी के रूप में है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पटश्री रस्ता श्री स्कीम इज अबाउट फोर। तो देखो क्यों खास है, पहले इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिंगूर लैंड केस क्या है। तो था क्या, जो आपका टाटा लिमिटेड है उसने एक सस्ती कार, आपने सुनी होगी नैनो के बारे में, ठीक है। तो ये टाटा लिमिटेड ने यहाँ पर क्या करी थी, जमीन खरीदी थी नैनो कार बनाने के लिए। लेकिन वहां पे जो लोग थे वो इससे, जो उनको पैसा मिल रहा था उससे नाराज थे। ये मुद्दा अटक गया। अब उस लैंड, एक लंबा टाइम गुजर गया है तो जिस जमीन पर खेती नहीं होती तो वो प्रोडक्टिव तो रहती नहीं है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, उस जमीन को वापस लोगों को दिया जा रहा है।
तो वहीं पर क्या किया है, वहां की अभी जो ममता बनर्जी है, उन्होंने एक नई स्कीम चलाई है, पटसिरी रास्ता सिरी, जिसमें क्या किया जा रहा है, रोड बनाया जा रही है वेस्ट बंगाल में। तो ये केस किससे जुड़ा हुआ है, एक सिंगल लैंड इशू से जुड़ा हुआ है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो आपका खास है, एक तो पट्टासिरी रस्तासिरी स्कीम किस राज्य की है, तो वेस्ट बंगाल की। पूछी क्यों जाएगी, सिंगूर लैंड केस के साथ की वजह से पूछी जाएगी। सिंगूर लैंड केस मैं एक बार और आप लोगों को बता रहा हूँ, टाटा लिमिटेड ने यहाँ पर नैनो कार लगाने के लिए किसानों से जमीन खरीदी थी, जिसको फिर अब वापस किया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल। तो इजराइल की पार्लियामेंट का नेम क्या है आपका, ठीक है, इजराइल की पार्लियामेंट का नेम ये रहा आपका। और अगर हम बात करें इजराइल के बारे में, तो राजधानी यहाँ की जेरूसलम है, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसकी वजह से ये मैंने क्वेश्चन उठाया है। लैंग्वेज हिब्रू चलती है यहाँ पर। कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है। और यहाँ की सबसे बड़ी कॉमर्शियल सिटी है तेल अवीव। कई बार पूछे थे तेल अवीव किस उसमें है, किस देश में है, तो तेल अवीव, ठीक है। और 73% यहाँ पर जैविस लोग रहते हैं। जो फिलिस्तीन है उससे इसका मुद्दा चला रहता है। और आपको पता होगा 7 डेज वॉर, जिसमें इसने क्या किया था, पड़ोस के जो आसपास के जो 6 देश थे उनको एक वीक के अंदर हरा दिया था। HDI में इसकी रैंक 0.91 है, यानी कि हाई डेवलपमेंट में आता है। भले ही पानी कम है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी इसने ड्रिप इरिगेशन को सक्सेसफुल बनाकर अच्छी खेती ये करता है। इसके अलावा सबसे ताकतवर इसी की खुफिया एजेंसी मानी जाती है, जिसका नाम है मोसाद। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है। चलिए, करेंसी यहाँ की न्यू सेकल जो है, न्यू सेकल यहाँ की क्या है, करेंसी है, न्यू सेकल करेंसी है। ठीक है, तो नेसेट यहाँ की आपकी पार्लियामेंट का नाम हो गया, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हो गए, कैपिटल जेरूसलम हो गई, तेल अवीव सबसे बड़ी कॉमर्शियल सिटी हो गई, HDI में 0.91 आ गया। ठीक है, 1948 में ये बना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच बिल इज पास रिसेंटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक बिल पास किया है, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, द पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन। तो पहले बिल से और इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात तो है कि अभी तो क्या है, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो तो वो एंड टू एंड इनक्रिप्ट होता है, यानी कि बीच में कोई उसको देख नहीं सकता है। तो इस बिल के तहत क्या है कि इस बिल के तहत किसी मैसेज के ओरिजिनेटर के खिलाफ, किसी मैसेज के ओरिजिनेटर के खिलाफ क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है, उसके मैसेज पढ़े जा सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, अभी तक क्या है, ये सोशल प्लेटफॉर्म ना अपनी जिम्मेदारी से बचते थे। ठीक है, जैसे ये कहते कि भाई एंड टू एंड इनक्रिप्ट है, तो अब इन सोशल मीडिया को भी क्या किया जा रहा है, इस कैटेगरी के अंदर लाया जा रहा है कि इनको क्या करना पड़ेगा, किसी मैसेज के ओरिजिनेटर की जानकारी देनी पड़ेगी अगर गवर्नमेंट मांगेगी तो ये इस बिल का एक प्रोविजन है, और बाकी सारे इसमें बहुत सारे प्रोविजन है। चलो, नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज द ABC रूल ऑफ डॉग, तो हिंदू में एक पूरा इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था बेसिकली स्ट्रे डॉग को लेकर, कि भाई गलियों में जो ये है ना, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है कुत्तों की। तो इससे रिलेटेड एक कानून भी है, ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल ऑफ 2001, जिसके तहत ये है कि इनको ना स्टरलाइजेशन किया जाए, या इस तरह की ना और कोशिश प्रयास किए जाए जिससे कि स्ट्रे डॉग की संख्या इतनी ना हो। तो बस आपको याद रखना है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल ऑफ 2001। चलो, नेक्स्ट है, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया है जिसे बोलते हैं H3N2, H3N2। तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको हांगकांग वायरस भी कहते हैं। ठीक है,
This variant of the corona is also known as the Hong Kong virus. नेक्स्ट है वेयर डिड टेराकोटा आर्मी डिस्कवर्ड। आपको पता होगा कि भाई उस पर भी हड़प्पा सभ्यता में, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें भी टेराकोटा की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो टेराकोटा आर्मी जैसा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कहाँ बनाया गया था? चाइना में बनाया गया था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था आपका किससे रिलेटेड? आपका स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक आर्टिकल था कि यूएस में क्या हो रहा है, आपकी एंटी वैक्सीन रेजिस्टेंट बढ़ता जा रहा है, लोग बाग लगवाना नहीं चाह रहे हैं वैक्सीन को। ठीक है, उसके उनके प्रति ना फियर बन रहा है, तो उसको लेकर ये मैंने किया है। और यहाँ से क्या है कि स्मॉल पॉक्स 1796 में, जिसको पहली वैक्सीन माना जाता था, ठीक है, और किस पे थी ये? आपकी काउपॉक्स। ठीक है, किसने बनाई थी? एडवर्ड एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी सबसे पहली दुनिया की वैक्सीन, इसको लेकर, आपके काउपॉक्स या स्मॉल पॉक्स को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है, आपने एक न्यूज सुनी ली होगी कि अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा का मर्चेंट टू मर्चेंट पेमेंट करते हो यूपीआई के थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो आपको 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मर्चेंट टू मर्चेंट पर है। ठीक है, पीयर टू पीयर पर नहीं है, मर्चेंट टू मर्चेंट पर है। ठीक है, या पीयर टू मर्चेंट पर है। चलिए, नेक्स्ट था एक आपका आईएनएस कलरा के बारे में दिखाया गया था, जहां से पहला अग्निवीर का जो बैच था वो ट्रेंड होके निकला है। तो वहां से मैंने क्वेश्चन उठा लिया, करंट एडमिरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन है आपका? आर हरि। ठीक है, आर हरि क्या है? करंट आपके एडमिरल है। नेक्स्ट है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? ठीक है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? अच्छा, एयरफोर्स इससे पहले आया था, एयरफोर्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स बनाई गई थी, और उस टाइम पर इसके आगे ना रॉयल लगा हुआ था। ठीक है, रॉयल आर्मी करके। ठीक है, लेकिन फिर आजादी के बाद जब हमने रिपब्लिक हो गई 26 जनवरी 1950, तब से हमने ये रॉयल वर्ड हटा दिया और सिर्फ इंडियन आर्मी ये रह गया। करीब इसमें 1,70,000 अभी सोल्जर्स हैं अब हमारी एयरफोर्स में। ठीक है, और 8 अक्टूबर को आपका एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। कई बार ना ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जो इसका मोटो है, जो लिखा होता है, वो होता है नभः स्पर्श दीप्तम। नभः स्पर्श दीप्तम, यानी कि टच द स्काई विद ग्लोरी। टच द स्काई विद ग्लोरी, ये इसका मोटो है या थीम है। ठीक है, टच द स्काई विद ग्लोरी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि किसी ल्यूसेंट में, किसी बुक में नहीं लिखे होते और आपसे पूछ लेते हैं। तो टच द स्काई विद ग्लोरी क्या लिखा होता है? एयरफोर्स के बेसिस पे लिखा होता है। चलिए, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें एफसीआई की, तो जब भारत ने हरित क्रांति करी थी, तो भाई किसानों के पास एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो रखे कहाँ जाएगा? तो वो रखा जाएगा एफसीआई के गोदामों में। तो इसके लिए क्या बनाया गया था? ऐसी एफसीआई बनाई थी। ठीक है, एफसीआई इसी चीज के लिए बनाई थी कि भाई क्या करेगी, किसानों से गेहूं को या एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्शन होगा उसको खरीदेगी। और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में के नीचे ये काम करती है। इसको लेकर जो कानून आया था वो है एफसीआई एक्ट ऑफ 1964। ठीक है, कानून था 1964 का, बना था 1965 में। दो चीज ध्यान रखनी, कानून है 64 का, बना था 1965 में। पहले एफसीआई का हेडक्वार्टर चेन्नई था, फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली में।
तो अभी हेडक्वार्टर पूछे तो अभी हेडक्वार्टर है दिल्ली में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर काम करते हैं। कानून है 1964 का, एफसीआई एक्ट ऑफ 1964, बना था 1965 में। पहले इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय चेन्नई था, अब इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ब्रिंग अगेंस्ट। देखो अभी क्या है, पार्लियामेंट में ना मुद्दा चला हुआ है जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। पिछले वाला जो सेशन था वो पेगासस इशू के कारण उसमें कार्रवाई नहीं चल पाई थी। ये वाला जो मुद्दा है, ठीक है, तो कांग्रेस तो अडानी मामले पर जेपीसी की मांग को लेकर अड़ी हुई है और बीजेपी कह रही है राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इसी बीच में सूरत कोर्ट का फैसला आ जाता है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाती है। अब ये क्या कह रहे हैं, ओपोजिशन ये कह रहा है कि जो स्पीकर है ओम बिरला वो बायस्ड है, हम लोगों को टाइम नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए वो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी सरकार के खिलाफ आता है तो सरकार गिर जाती है। ऐसे ही जब स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा और अगर ये पास हो गया तो स्पीकर क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे अपने पोस्ट से। तो जब स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उस केस में स्पीकर खुद चेयर नहीं करते हैं लोकसभा को, उस टाइम पर डिप्टी स्पीकर करते हैं। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारे यहाँ पर कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। अगली चीज, अभी तक नो कॉन्फिडेंस मोशन कितने स्पीकर के खिलाफ आ चुका है, तो अभी तक इससे पहले दो के खिलाफ और आ चुका है। आपके पहले स्पीकर जीवी मावलंकर 1954 में, पंडित नेहरू उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे। बलराम झाकर 1987, उस टाइम पर राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री थे। तो दो स्पीकर के खिलाफ पहले आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है और अब तीसरे के खिलाफ आने का की बात चल रही है। ठीक है, किसके खिलाफ आपका ओम बिरला के खिलाफ जो अभी क्या है स्पीकर। नेक्स्ट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। एसोचैम क्या है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, ये एक आपकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, गैर सरकारी संस्था है जिसका मुख्य काम होता है व्यापार के लिए, व्यापार को आसान बनाना, व्यापार के लिए पॉलिसी सुझाना और ट्रेड एंड टैरिफ को कम से कम क्या बोलते हैं, जो टैरिफ होते हैं उसको कम से कम करना या ट्रेड बैरियर को, व्यापार अवरोध को कम से कम करना, ये एसोचैम का काम होता है। ये 1920 में बनी थी, 1920 में ये बनी थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये मैंने करंट न्यूज क्यों उठाया क्योंकि अमित शाह अभी जो एसोचैम के हेड है ना, ये उनसे मिले थे और वहां पर एक मीटिंग हुई थी अभी। और इसका ट्रेड को प्रमोट करना काम हो गया। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर 1920 में ये बनी थी। सुमन सिन्हा अभी इसके हेड। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एक आपकी ह्यूमन राइट की या पीस को स्टेब्लिश कराने वाली संस्था है, मानव अधिकार को सुरक्षित कराने वाली एक संस्था है। अभी इसने कहा है कि जो वेस्ट है ना, वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड है। यूक्रेन के मामले में कुछ और बोलता है वो, और सऊदी अरेबिया के बारे में मामले में कुछ और बोलता है। तो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड की बात करी गई है, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो पश्चिमी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है, उनके बायस्ड होने की आलोचना करी है। तो इस वजह से चर्चाओं में आ गया। ठीक है, तो ये चीज ना आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका, लंदन में है। ठीक है, लंदन में है। जुलाई 1961 में बनी थी, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए
नेक्स्ट अपना लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं, खबर कहां से पहले देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट फॉर द सब्सिडी इन द बाली पीस अकॉर्ड ऑफ डब्ल्यूटीओ। देखो डब्ल्यूटीओ क्या कहता है कि सरकार सब्सिडी न दे, ठीक है। तो अभी भारत क्या कर रहा है, 2018 में 2019 में भी 10% से ज्यादा थी सब्सिडी। तो डब्ल्यूटीओ में वहां पर ना सवाल पूछा गया भारत से, और भारत सही तरीके से अपना जवाब नहीं दे पाया, इस वजह से ये न्यूज में था। भारत इस चीज को ना इग्नोर करता रहा वहां जाके। तो सब्सिडी की जो लिमिट है वो 10% है, आप इसको क्रॉस कर सकते हो। डेवलपिंग कंट्री इस 10% की लिमिट को क्रॉस कर सकती है, लेकिन उसको इसके लिए वैलिड रीजन देने होते हैं, ठीक है। तो लिमिट कितनी है सब्सिडी देने की, 10% की है, ठीक है, फूड क्रॉप्स पे। तो अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ की, तो जो डब्ल्यूटीओ है ये आपका 1 जनवरी 1955 को बना था। 164 इसके मेंबर है, ठीक है, 164 इसके मेंबर है। इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, 3 भाषाओं में यहां पर काम हो सकता है। इसके अलावा इसने जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। देखो हेडक्वार्टर जो जिनके एक जगह होते हैं ना, उनके एक साथ याद कर लिया करो, डब्ल्यूएचओ का भी और डब्ल्यूटीओ का, दोनों का हेडक्वार्टर जेनेवा में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसने रिप्लेस किसको किया था, इसने रिप्लेस किया था गेट को, ठीक है। गेट को इसने क्या किया था, रिप्लेस किया था 1995 में। गेट बना था आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में। गेट की फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये फुल फॉर्म होती है गेट की, जिसको रिप्लेस किया था डब्ल्यूटीओ ने। तो ये थे हमारे 29 मार्च के करंट अफेयर्स। आपको